अब अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि अपन ने बायोमोलिक्यूल के अंदर पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करा था। तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़े थे उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देख लो। जैसे कि हमने ये बोला था कि क्लासिफाई किसके बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कि हम उस चेन को या फिर हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जब अपन ने मोनोसैकेराइड पढ़े थे तो मोनोसैकेराइड के अंदर हमने बोला था सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते और साथ ही साथ में हम बोलते हैं डाइजेस्ट नहीं होते, डायरेक्ट ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है ना। और इनमें जो इनका फॉर्मूला होता है उनमें x इजिकल्स टू क्या होता है हमारे पास में y होता है। वैसे ही अगर अपन ने ओलिगोसैकेराइड देखा था तो उसमें यूनिट कितनी होती है, 2 से लेकर के 10, 2 से लेकर के 10 होती है। तो यानी इसको अपन क्या कर सकते हैं, वाटर, अगर मान लो कि वाटर की वजह से या फिर वाटर की हेल्प से अपन इसको तोड़ सकते हैं। तो अगर मान लो कि हमारे पास में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट लग रखी है तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ऐसी शुगर को क्या बोलेंगे, डाई। 3 लग रखी है तो ट्राई, टेट्रा, ऐसे करते करते हमारे पास में 10 तक होता है। और इनमें x इजिकल्स नॉट इक्वल्स टू y होता है, यानी x की वैल्यू y के बराबर नहीं होती। और x है क्या यहाँ पे, कार्बन का नंबर, और y क्या है यहाँ पे हमारे पास में, जो अपने पास में H2O का नंबर है। ठीक है, तो कार्बन का और अपने पास में y जो है H2O का नंबर। फिर हमने पॉलीसैकेराइड की बात करी थी, तो पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं, 10 से ज्यादा, यानी इसमें तो बहुत लंबी चेन होती है, लेकिन हम ये बात करते हैं 10 के बाहर जितने भी हैं उन सबको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। हाइड्रोलाइसिस होता है इसके अंदर, और H जो x इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में y। ठीक, ये चीज है। फिर हमने ये बात करी थी कि मोनोसैकेराइड की अपन ने बात स्टार्ट की थी, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम केमिकल फॉर्मूला CxH2O। तो हमने यहाँ पे सीखा था कि यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए, अगर अपन ये बात करते हैं कि मिनिमम जो कार्बन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 3, और मैक्सिमम कार्बन कितने होते हैं, 7। यानी उसके उससे पहले एक 3 से पहले और 7 के बाद वाले जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। फिर हमने एक चीज सीखी थी, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना सीखा था मैंने आपको, ग्लिसरल्डिहाइड बताया, ग्लिसरल्डिहाइड से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाया और इसको अपन ने शॉर्ट में क्या बोला था, पागल, PGAL। और यहाँ पे हमने ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन बनाया था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में फॉस्फेट जोड़ करके बनाया था DHAP धाप। ठीक है ना, ये चीज बनाया था। फिर मैंने आपको सिखाया था कि कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट है तो इसके अंदर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी हम ये बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें 2 फॉर्म दिखाई देगी, एक D और एक L। और D और L को सिखाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक प्लेन पोलराइज लाइट को आप एक सॉल्यूशन में डालो जिसमें ये शुगर डाल रखी है, और इसको डाल करके देखो कि ये अपने ओरिजिनल एक्सिस से किस तरफ में क्या होती है, टर्न होती है। इफ अगर ये मान लो कि इस तरफ टर्न हो जाए, राइट, जो क्लॉकवाइज टर्न हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म, उसको अपन क्या लिखते हैं, पॉजिटिव से भी लिखते हैं। और अगर मान लो कि लेफ्ट साइड में टर्न हो जाए, यानी एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एल फॉर्म, जिसको अपन नेगेटिव। फिर मैंने आपको ये इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज बताया था कि इरिथ्रोलोज क्या चीज होता है, ये 4 कार्बन के शुगर। फिर हमने लास्ट में सीखा था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। नॉर्मल अगर स्ट्रेट चेन है और सारे के सारे OH जो है राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डोज शुगर। और अगर तीसरे नंबर कार्बन पे चेंज आ गया और एल्डिहाइड ग्रुप लग रखा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। और तीसरे नंबर कार्बन पे अगर चेंज आकर के और दूसरे नंबर कार्बन पे अगर कीटोनिक ग्रुप लग रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज बोलेंगे। ठीक है, ये चीज हमने सीखी थी। आज अपन इसके अंदर बात करते हैं इसकी पूरी टेबल के ऊपर। एक टेबल बनाते हैं अपन, यहां पे लिख लो इसके अंदर मोनो सैकेराइड। ठीक है, एक साइड में लिख लो मोनोसैकेराइड, एक साइड में लिख लो इसका फॉर्मूला। एक तरफ लिख लो इसके अंदर इसके एग्जाम्पल में कौन सी एल्डोज शुगर होती है, और एक तरफ लिख लो यहां पे कीटोज शुगर कौन सी होती है। ठीक है, एल्डोज और कीटोज। चलिए, अगर अपन ये बात करें तो मैं आपको बताता चाहता हूं, सबसे मिनिमम कार्बन कितने होंगे, 3। ठीक है, तो अगर अपन मान लो कि C इजिकल्स टू, अगर अपन मान लो 3 कार्बन की शुगर की अपन बात करते हैं, तो इस मोनोसैकेराइड का अगर अपन ये बात करें, ऐसी मोनोसैकेराइड के पास में अपने पास में क्या, ऐसे 3 कार्बन रखने वाली मोनोसैकेराइड को क्या बोलते हैं, ट्राइओस बोलते हैं। 4 कार्बन को रखने वाली टेट्रोस बोलते हैं, 5 कार्बन रखने वाली पेंटोस, 6 कार्बन रखने वाली हेक्सोस, और 7 कार्बन रखने वाली हेप्टोस होती है। ठीक है, तो इस शुगर को अपन क्या बोलेंगे, ऐसी मोनोसैकेराइड जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइओस शुगर बोलते हैं। ठीक है, ट्राइओस बोलते हैं इसको अपन। अगर इसका फॉर्मूले की अपन बात करें, फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, C3H6 और O3। ठीक है ना, C3H6 और O6 बनेगा। अब हमने पढ़ा था C3H6 और O6 मतलब सबसे बेसिक शुगर,
इसका अगर एल्डोलेस का एग्जांपल बताओ, एल्डोस शुगर का जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, 3 कार्बन हो, OH हो साथ में, तो हमने पढ़ा था इसके अंदर ग्लिसर एल्डिहाइड पढ़ा था। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास में ग्लिसर एल्डिहाइड। अगर मान लो कि मैंने इसके अंदर फॉस्फेट भी जोड़ दिया था तो इसको अपन ने क्या नाम दिया था, फॉस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड। और इसको अपन ने शॉर्ट में क्या लिखा था, PGA और L। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बताओ कीटोस का, DHA की फुल फॉर्म डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। और अगर मान लो मैं इसके अंदर फॉस्फेट जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा, DHA और P, इसकी फुल फॉर्म डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका एल्डो शुगर का और कीटो शुगर का एग्जांपल याद रहेगा आपको। तो 3 कार्बन की जो शुगर मोनोसेकेराइड होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइओस। और इसका एल्डोस का एग्जांपल कौन सा होगा, ग्लिसरल्डिहाइड या फिर PGAL और या फिर DHA या फिर DHAP। ठीक है, चलो 4 कार्बन की शुगर की बात करते हैं, C=4। 4 कार्बन के शुगर को क्या बोलेंगे अपन, टेट्रो शुगर बोलेंगे। इतनी बात याद आ गई। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C4H8 और O4। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था इरिथ्रोस शुगर। इरिथ्रोस पढ़ा था अपन ने। इरिथ्रोस के अंदर कितने होते हैं अपने पास में, 4 कार्बन। और इसके लिए क्या लगाएंगे, ऊलोस लगा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इरिथ्रोलोस। ठीक है, ये अपने पास में 4 कार्बन की शुगर होगी। अब अपन बात करते हैं C5, 5 कार्बन की शुगर। 5 कार्बन की शुगर को अपन क्या बोलेंगे, पेंटोस शुगर। ठीक है, इसको टेट्रोस शुगर और इसको अपन ट्राइओस शुगर। अगर इसके अपन एग्जाम्पल की बात, इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या आएगा, C5H10 और O5 आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझो, जब ये अपन MBI पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे पास में ये थोड़ा बहुत काम आएगा। किस तरीके से, अगर मान लो कि मैं ये बात करूं, इस शुगर के एग्जाम्पल जो होता है, इसका एग्जाम्पल होता है राइबो शुगर। ठीक है, राइबो शुगर याद है, राइबो शुगर होता है। अब राइबो शुगर जो होती है वो अगर अपन ये बात करते हैं वो पाई जाती है RNA के अंदर। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जैसा शुगर है वैसा ही उसका नाम है। ठीक है ना, तो ये किस में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन RNA। ठीक है भाई, RNA की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लो कि हमारे पास, अच्छा अपन ने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ा था, मतलब मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था, उसको समझो। जब अपन न्यूक्लियोटाइड की अपन बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, एक तो उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस, शुगर, और अगर अपन बात करते हैं फॉस्फेट। ठीक है, तो अगर अपन ये बात करते हैं कि सबसे पहले अगर अपन ये बात करें, यहां पे शुगर ले लेते हैं, शुगर का मतलब यहां पे ले लो S। ठीक है, इस शुगर से हमारे पास में नाइट्रोजनस बेस जुड़ रखा है। नाइट्रोजनस बेस का मान लो ये हमारे पास में A है, A फॉर एडेनिन। ठीक है, अब इससे अगर मान लो कि मैं एक फॉस्फेट जोड़ देता हूं, एक फॉस्फेट जोड़ दिया, तो ये जो है अगर मान लो कि इसको मैं साथ में पढ़ूंगा, शुगर प्लस अपने पास में नाइट्रोजनस बेस, ये क्या कहलाता है हमारे पास में, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और अगर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जो होता है वो मिलके क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब जब मैं आपको आगे नामकरण भी पढ़ाऊंगा इसका, तो यहां पे न्यूक्लियोसाइड यानी यहां पे अपने पास में न्यूक्लियोसाइड कौन सा है, एडेनिन, प्लस अपने पास में कौन सी शुगर है, राइबो शुगर। तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है एडिनोसाइन। ठीक है, एडिनोसाइन। अच्छा, फॉस्फेट कितने हैं यहां पे, एक फॉस्फेट, एक के लिए क्या लगाते हैं अपन, मोनो। अगर मान लो कि मैंने क्या करा, यहां पे एक फॉस्फेट और लगा दिया तो डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट और लगा दिया तो ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पे कितने हो गए, ट्राइफॉस्फेट। अगर मान लो कि इस 3 को भी मैं जोड़ता हूं तो यहां पे क्या बनेगा, ये हमारे पास में ट्राइफॉस्फेट। तो अगर इन दोनों को मैं साथ में लिखूं, ठीक है, यहां पे ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन प्लस ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को अगर मान लो कि मैं साथ में लिखता हूं तो क्या बनेगा हमारे पास में, एडिनोसिन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको शॉर्ट के अंदर अपन एक नाम लिख सकते हैं, ATP। समझ में, ATP क्या होता है, अपना एनर्जी का सोर्स।
यानी एटीपी के अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। ठीक है नितिन, बात समझ में आ गई? तो यहां पे अगर अपन बात करें तो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एटीपी। अब जैसे नाइट्रोजनस बेस की, अगर आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं। आरएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल होते हैं। अगर एडेनिन के साथ में अपन ने क्या जोड़ा है? शुगर जोड़ी है, तो और साथ में अपन ने 3 फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या बनेगा? एटीपी। ग्वानोसिन के साथ में अगर अपन ने 3 फॉस्फेट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जीटीपी। साइटिडिन के साथ में 3 फॉस्फेट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सीटीपी। और यूरेसिल के साथ में 3 फॉस्फेट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है ना, यूटीपी। तो ये जो यूटीपी में भी प्रेजेंट होती है, जैसे एटीपी में है तो वही शुगर जीटीपी में भी होगी, जीटीपी के साथ में सीटीपी में भी होगी और सीटीपी के साथ में यूटीपी के अंदर भी। क्या ये समझ में आई बात आपको? ये आगे भी काम आएगी अपने। तो ये सारी चीज अपने पास में ये चीज होती है, यानी एडिन न्यूक्लियोसाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, ये सब अपने पास में क्या करते हैं? इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसी में ही एक और एग्जांपल है जो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। ठीक है, लिखोगे क्या? लिख लो इसको। चलो, तो ये जो है हमारे पास में आरएनए का। अच्छा चलो, मेरे को ये बताओ कि अगर ये ओज लग रखा है तो अपने पास में क्या हो गया? एल्डोस। अब मेरे को इसको कीटोन के अंदर चेंज करना है तो क्या लगा दूंगा? राइब्यूलोज लगा दूंगा। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास में? राइब्यूलोज आ जाएगी। तो राइब्यूलोज कौन सी शुगर होती है? कीटोस शुगर। राइबोस कौन सी शुगर होती है? एल्डोस शुगर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब इसी में एक और एग्जांपल है, जैसे कि इसी में लिख रहा हूं मैं यहां पे, जो एल्डोस शुगर जो था, ठीक है, एल्डोस और ये कीटोस, यहां पे CxH2O और यहां पे मोनो सैकेराइड। अभी अपन चल रहे 5 कार्बन के शुगर पे। अब एल्डोस के अंदर एक और एग्जांपल होता है, जो होता है ये शुगर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन डीऑक्सीराइबोस शुगर में। यानी डीऑक्सीराइबोस जो है वो भी क्या है? एक तरीके की एल्डोस शुगर, सॉरी डीऑक्सीराइबोस, या फिर अपन ये बोलते हैं, अगर डीऑक्सीराइबोस की अगर अपन बात करें, डीएनए की बात करें, ये प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर भी। तो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब डीऑक्सीराइबोस क्या चीज होता है उसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। अपने पास में कार्बन कितने हैं? यहां पे 5, हाइड्रोजन कितने हैं? 10, ऑक्सीजन कितने? 5। होता यह है कि डीऑक्सीराइबोस का, डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन को रिमूव कर देना। तो यहां पे इसमें होता क्या है कि जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन से, अगर सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव कर दें, रिमूव कर दें, तो क्या बनेगा हमारे पास में? तो बनेगा फॉर्म। तो ऑक्सीजन रिमूव कर दी तो क्या शब्द लगाएंगे अपन? डीऑक्सी। और किससे ऑक्सीजन निकालिए? राइबोस शुगर से निकालिए। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, तो डीएनए के अंदर हम क्या करते हैं कि एक सेकंड नंबर कार्बन की ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। और जब हम एमबीए पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिखाऊंगा कि क्यों करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। डीएनए जो होता है सबसे मोस्ट स्टेबल अपने पास जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको स्टेबल और ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं यहां पे। और दूसरा, यूरेसिल की जगह हम क्या लगा देते हैं? थाइमिन। अब अगर अपन यहां पे डीऑक्सीराइबोस शुगर की अगर अपन बात करें तो ये कहां कहां पे प्रेजेंट होती है? तो जैसे कि डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। इतनी बात समझ में आ गई? वो अपन डिटेल में वहां पे भी पढ़ लेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कितने कार्बन हो गए? 5। अब अपन बात कर रहे हैं इसमें 6 कार्बन। 6 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? हेक्सोस शुगर बोलते हैं। और हेक्सोस शुगर के अंदर अगर अपन इसके फॉर्मूला की अगर अपन बात करें तो क्या बनता है अपने पास में? C6H12 और O6। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, आप मेरे को ये चीज बताओ कि मान लो कि इसमें से हमने एक ऑक्सीजन हटा दी तो टोटल ऑक्सीजन कितनी बची मॉलिक्यूल में? 5 में से कितनी बच गई? 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर डीऑक्सी का फॉर्मूला बनाएंगे तो C5H10 और O4। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
फॉर्मूला क्या होता है C5H10 और O। अब हेक्सोस शुगर की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल एल्डोज के अंदर आएगा वो क्या आएगा, ग्लूकोज। और इसकी अगर अपन बात करें तो वो कौन सा एग्जांपल आएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है। हालांकि इसमें पेंटोज शुगर में भी और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे मैं अदर एग्जांपल याद रहे तो आप लिख लेना, जैसे कि अरेबिनोज होता है और एक जाइलोज शुगर होती है। ठीक है ना, वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे एल्डोज में, यहाँ पे लिख लो अरेबिनोज और जाइलोस। ठीक है, अरेबिनोस और जाइलोस। अब अरेबिनोस और जाइलोस में क्या फर्क होता है, जैसे मान लो कि ये जो हमारे पास में ऐसे चेन थी, पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन, दूसरे नंबर कार्बन पे राइट हैंड साइड पे क्या लग रखा है, OH, और यहां क्या लग रखा है H। अगर ये दूसरे नंबर कार्बन पे H और OH को मैं ऐसे घुमा देता हूं तो OH कहां पे आ गया, लेफ्ट साइड में, और H कहां पे आ गया, राइट साइड में। तो इसमें C2 कार्बन के अंदर अरेंजमेंट क्या हो जाता है, चेंज। और जाइलोस में क्या होता है, जो अपने पास में C3 कार्बन होता है वहां पे क्या हो जाता है, ये अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो C2 और C3 कार्बन के अंदर क्या हो जाता है, अपने पास में चेंज हो जाता है। तो OH जो होता है वो कहां पे आ जाता है अपने पास में, अगर अपन बोलते हैं लेफ्ट साइड में आ जाता है, और जो H जो होता है वो हमारे पास में कहां पे आ जाता है, राइट साइड में आ जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की अगर अपन ये बात करते हैं तो ग्लूकोज को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज जो होती है ये अपने को ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं, यानी अंगूर से, अंगूर के अंदर सबसे ज्यादा ये ग्लूकोज होती है। तो अगर अपन ये बात करें तो ग्रेप शुगर भी अपन बोलते हैं इसको। और दूसरी चीज, इसका अपन ब्लड शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ऐसे ही घूमती रहती है। ठीक है ना, इसलिए इसको अपन नाम क्या दे देते हैं, ब्लड शुगर बोल देते हैं। तो अब हमारे लिए ग्लूकोज ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको भी लिख लो साथ साथ में इतना, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो ग्रेप शुगर और ब्लड शुगर। अगर फ्रक्टोज की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे मीठी शुगर होती है आज के समय पे, जो अपन फ्रूट्स के अंदर जो भी शुगर होती है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज। तो ये जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट शुगर होती है। ठीक है भाई, तो फ्रक्टोज होती है सबसे मीठी शुगर होती है। अब हमारे को ग्लूकोज के बारे में दो तीन चीजें और देखनी है, कि सबसे पहले अपन देखना चाहते हैं कि इसके अंदर डी और एल कौन सी होती है। फ्रक्टोज और दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या दोनों का सेम है, C6H12O6, लेकिन एक कीटोन ग्रुप लग रखा है और एक एल्डिहाइड ग्रुप लग रखा है। अब इसको अपन वैसे ही चेक करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर डाल करके। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कैसे चेक करेंगे, मैं यहां पे एक सिंपल सा बना देता हूं। मान लो कि अपन ने क्या करा, एक ये PPL ली, PPL का मतलब प्लेन पोलराइज राइट। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करा, एक बाटली ली, बाटली इन द सेंस हमने टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा, ये ग्लूकोज भर दिया, ये हमारे पास में ग्लूकोज है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हमने क्या करवाया, इससे पास करवाया, पास करा। पास करने के बाद में हमारे को क्या मिलेगा इसके अंदर, ये इसकी क्या है, जैसे कि अगर अपन ये बात करें, ये इसकी एक ओरिजिनल एक्सिस है। ठीक है, तो देखा क्या गया कि ये ओरिजिनल एक्सिस से अपने पास में जो टर्न हुआ इसके अंदर, ये हमारे पास में हो गया यहां पे इतना। तो आप लोग मेरे को बताओ कि ये कौन सी फॉर्म है, डी फॉर्म या एल फॉर्म, डी फॉर्म। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो सबसे पहले अगर अपन ये बात करेंगे कि ग्लूकोज है, यानी यहां पे अपन ने कौन सा लिया है, ग्लूकोज लिया है। तो ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, डी फॉर्म प्लस पॉजिटिव। अब जब देखा गया तो ये एंगल कितना है, ये एंगल आया 52.5 डिग्री। कितना आता है ये अपने पास में, 52.5 डिग्री एंगल होता है, यानी 52.5 डिग्री एंगल क्या करता है, ये टिल्ट कर जाती है लाइट। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एक नाम से भी जानते हैं इसको, डी ग्लूकोज भी अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, डी ग्लूकोज भी बोलते हैं। सेम चीज अगर अपन ये ग्लूकोज के लिए बात करी हमने यहां पे, अगर अपन क्या करते हैं कि इसी सेम चीज को फ्रक्टोज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहां पे हमने ये प्लेन पोलराइज लाइट ली, ये PPL, और इसके अंदर हमने यहां पे ये फ्रक्टोज भर दिया।
ठीक है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को अपन ने क्या करवा दिया, यहाँ पे पास करवा दिया। पास करवाने के बाद में ये इसकी ओरिजिनल एक्सिस, अब देखा गया तो ये ओरिजिनल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमी, और एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, एल और नेगेटिव। अब एल और नेगेटिव के साथ में जब इसके एंगल को देखते हैं तो इसका आता है 92.4 डिग्री एंगल, ये क्या करता है, शिफ्ट करता है। तो यहां पे इस एंगल के बारे में ध्यान रखना, कितना होता है, 92.4 डिग्री। तो जो अपने पास में फ्रक्टोज जो होती है वो कैसी होती है, एल, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होती है, लेकिन साथ में कैसी होती है, कैसा शो करती है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, अगर अपन ये बात करें एल होता है, और उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, डी फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये जो है हम बात कर रहे हैं, ये है ग्लूकोज, और ये जो बात करी हमने फ्रक्टोज की बात करी, ठीक है। ये चीज भी बना लो आप साथ साथ में, ठीक, डी और एल फॉर्म हो गए। अब देखो एक चीज अपन ये बात करते हैं कि फ्रक्टोज की अगर अपन बात करते हैं, लगभग जगह पे क्या है, फ्रक्टोज ही प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट भी। अब इसकी दिक्कत क्या है कि ये अपने ब्लड में जाती है और ब्लड में जाकर के ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करती है इंक्रीज। अब शुगर वाले पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो शुगर वाले पेशेंट क्या करेंगे, उसको मीठा तो खाना है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या करा कि आर्टिफिशियल शुगर बनाई। आर्टिफिशियल शुगर आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको यहीं सिखा देता हूं। कुछ आर्टिफिशियल शुगर होती है जो कि अपन कंज्यूम करते हैं, शुगर होती है, जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है सैकेरिन आता है, ठीक है, सैकेरिन आता है। दूसरा जो आता है इसके अंदर एस्पार्टेम आता है, एस्पार्टेम। तीसरा जो आता है इसके अंदर एलिटेमे आता है, ठीक है ना, एस्पार्ट में एलिटेमे होता है। और फोर्थ आता है इसके अंदर सुक्रोलोज आता है, ठीक है, सैकेरिन, एस्पार्टेम, ठीक है ना, एलिटेम और सुक्रोलोज, ये सारी सारी आर्टिफिशियल शुगर है। अब इस आर्टिफिशियल शुगर की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या होती है, इनर्ट होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, इनर्ट और साथ में नॉन टॉक्सिक, ठीक है। और ये क्या करती है, यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, कैसे। अब ये इनर्ट है तो यानी ये अगर अपन बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाती, यानी इसका कोई डाइजेशन नहीं होता। इनर्ट है तो नो डाइजेशन, डाइजेस्ट नहीं होगी तो बॉडी के अंदर अपन ये बोलते हैं ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगी। खाने में तो मीठा लगेगा अपने को, लेकिन ब्लड ग्लूकोज को कुछ अपन बोलेंगे इफेक्ट नहीं पहुंचाएगी। तो शुगर वाले पेशेंट के लिए हेल्पफुल होगी, नॉन टॉक्सिक होगी, तो आप इसको डालो तो ऐसे बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। और डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज करते हैं। अब मेन चीज ये होती है कि अगर इसको फ्रक्टोज से कंपेयर करें तो इसकी स्वीटनेस कितनी होती है, तो कहा जाता है सैकेरिन जो होती है उसकी स्वीटनेस जो होती है वो करीब करीब 550 टाइम ज्यादा होती है उससे, ठीक है ना, जो फ्रक्टोज से, ठीक है ना, 550 टाइम्स मोर स्वीट। किससे, ये फ्रक्टोज से अपन कंपेयर कर रहे हैं। अब और थोड़ा डेटा बताता हूं कि आपको और थोड़ा सा चौकन्ना होगा। एस्पार्टमे जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 100 टाइम्स होती है, ठीक है। एलिटेम की अगर अपन बात करते हैं तो 2000 गुना ज्यादा क्या होती है, ये स्वीटेस्ट होती है, तो 2000 टाइम्स होती है, ठीक है। हाँ, और अगर अपन ये बात करें सुक्रोलोज जो होती है वो 600 टाइम्स क्या होती है, स्वीटेस्ट होती है। लेकिन हम मोस्ट कॉमन जो यूज करते हैं वो सैकेरिन करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज होता है इसका। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, वैसे तो कुछ नहीं छोड़ा अपन ने इसके अंदर, क्या है कैसे है, डी फॉर्म एल फॉर्म बता दिए, सब याद रखना आपके। अगर क्योंकि एनसीईआरटी में मोनोसेकेराइड के बारे में कुछ भी नहीं रखा, रत्ती भर नहीं दे रखा, लेकिन और हर साल क्वेश्चन आता था इसमें से मोनोसेकेराइड से। तो वो ये मान के चलते हैं कि आपने बायोमोलिक्यूल यहां पे भी पढ़ा है और ऑर्गेनिक का भी पढ़ा है, तो आपको दोनों आता होगा, लेकिन उनको नहीं पता कि उन्होंने एक जगह का नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन अपने को दोनों जगह का पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बात क्लियर है अपने को कि कौन सी क्या चीज रहती है अपने पास में, सैकेरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम और सुक्रोलोज जो होता है एक तरीके की आर्टिफिशियल शुगर होती है। चलो, अब हम पढ़ क्या रहे थे, हम 6 कार्बन की शुगर पढ़ रहे थे, 6 कार्बन की। अब इसी 6 कार्बन की शुगर के अंदर, एल्डो शुगर के अंदर और भी एग्जाम्पल आते हैं, उसको देखो अपने पास में, ठीक है। हम एल्डोज की ही बात कर रहे हैं,
एल्डोज के अंदर जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो आता है गैलेक्टोस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब गैलेक्टोस जो होती है उसको अपन बात करते हैं, ये इसको ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको अपन ब्रेन शुगर। तो देखो ब्रेन शुगर लिखते ही आपके ब्रेन के अंदर ये समझ में आता है कि ब्रेन को एनर्जी देने के लिए कौन काम आएगा, गैलेक्टोस। लेकिन ऐसा नहीं है। ये गैलेक्टोस जो होती है, अगर अपन ये बात करते हैं, ये गैलेक्टोस एनर्जी नहीं देती, एनर्जी तो ग्लूकोज ही देता है। तो इसको तोड़ कर करके क्या कराया जाता है, या फिर इसको चेंज कर करके क्या कराया जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये अगर अपन बात करें, नॉट गिव्स एनर्जी, ये एनर्जी नहीं देता। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, गैलेक्टोज जो होता है ब्रेन को एनर्जी नहीं देता। लेकिन अगर अपन ये बात करें तो नाम क्यों दिया गया इसका, नाम इसलिए दिया जाता है कि इसका काम क्या होता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, और माइलिन शीथ बहुत जरूरी है। तो ये क्या करता है, अपन ये बात करें इसका नाम क्यों देते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करने में काम में आती है। अब इस गैलेक्टोज की खास बात यह है कि ये फ्रीली प्रेजेंट नहीं होती, जैसे ग्लूकोज घूमता रहता है तो ये फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना, तो ये अपन ये बोलते हैं नॉट अकर फ्री फॉर्म, ये फ्री फॉर्म में नहीं होता। तो फ्री फॉर्म में नहीं होता तो होता कैसे, तो ये क्या होता है, किसी ना किसी के साथ में अटैच होता है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो कि आपको सिखाने के लिए यहां पे ये मान लो कि गैलेक्टोस है। ठीक है, ये गैलेक्टोस, अब ये फ्री फॉर्म नहीं है तो किसी के साथ अटैच होगी, जैसे मान लो कि ये ग्लूकोज के साथ में अटैच है। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोस। ये आप 12th क्लास में एक ओपेरोन पढ़ते हो। ठीक है, जिसको लैक्टोज ओपेरोन पढ़ते हो, लैक्टोज ओपेरोन वो इसी के ऊपर बेस्ड है, लैक्टोज ओपेरोन। अब इस गैलेक्टोज को अगर मान लो ये गैलेक्टोज है, ये अगर मान लो कि किसी लिपिड के साथ में अरेंज हो जाए, अटैच हो जाए, तो हम कार्बोहाइड्रेट के लिए बायोलॉजी के अंदर क्या वर्ड लगाते हैं, ग्लाइको। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ग्लाइको, किसके साथ जुड़ी हुई है, लिपिड। तो ये क्या बनाएगी, ग्लाइकोलिपिड। और अगर ये गैलेक्टोज जो है प्रोटीन के साथ में जुड़ रखा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे वर्ड अपन, ग्लाइको प्रोटीन। याद आ गया होगा आपको, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन का जो भी अपन बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन करने में काम में आता है। ठीक है, अब ये बनता तो ग्लूकोज से ही है, तो चेंज कैसे होगा, चेंज ऐसे होता है कि अगर मान लो कि हम ये बोलते हैं ग्लूकोज के अंदर कौन से कार्बन का अरेंजमेंट अलग होता है, एल्डोज शुगर से 3rd नंबर कार्बन। अब तीसरे नंबर कार्बन का अरेंजमेंट अलग होता है, अगर हम 4th नंबर कार्बन के अंदर भी यही शिफ्टिंग कर दे, तो 4th नंबर कार्बन की अगर अपन बात करें तो OH को कहां पे ले जाए, लेफ्ट हैंड साइड, और H को कहां पे ले जाए, राइट हैंड साइड। तो क्या बन जाएगी हमारे पास में गैलेक्टोस। अगर इसके फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बाकी सब सेम है। तो OH जो है इस साइड आ गया C4 कार्बन के अंदर, और H जो होगा वो इस साइड आ गया। ठीक है, ये OH C4 और H, ये ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका होता है, इसका एक और एग्जाम्पल है मेनोस। कौन सा एग्जाम्पल है, मेनोस। मेनोस में सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है, मेनोस जो शुगर होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज के जैसा ही फॉर्मूला, एल्डोज ही शुगर है, लेकिन अरेंजमेंट यहां पे भी चेंज, यहां पे क्या होता है, C2 कार्बन में चेंज होता है। कितना, कौन सा कार्बन, C2 कार्बन में अगर OH यहां पे और H यहां पे आ जाए। तो अब मेरे को फटाफट से बताते जाओ, एल्डोज शुगर से ग्लूकोज बनाना है तो कौन से कार्बन में चेंज, 3rd नंबर। एल्डोज शुगर अगर मान लो कि अपने को गैलेक्टोज बनाना है तो कौन से कार्बन में चेंज, 4th नंबर। और अगर मेनोस बनाना है तो उसको अपन किसको चेंज, ठीक है, 2nd नंबर कार्बन। अब इसको याद करने का एक तरीका है, अगर मान लो कि Mg, ठीक है ना, MgG, ठीक है ना, MgG याद इतना,
एम का मतलब होता है मैनोज, ठीक है, मैनोज। जी का मतलब होता है ग्लूकोज, और एक जी का मतलब होता है गैलेक्टोस। और इसमें 1 mg याद रखना है। 1 mg का मतलब समझते हो, एक अपने पास में ब्रांड आता है 1 mg, एक ब्रांड है जो आपकी वेबसाइट है जिसमें दवाइयां बिकती है, 1 mg नाम से एक ब्रांड आता है। तो उस वेबसाइट का नाम क्या होता है, 1 mg नाम से। उसमें आप कोई भी दवाई ढूंढो, उसके प्रिकॉशन वगैरह सब कुछ लिखे आते हैं उसके याद से। तो एक के बाद में दूसरा कौन सा आता है अपने पास में एम, तो सेकंड नंबर कार्बन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में मैनोस। तीसरे नंबर कार्बन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा ग्लूकोस, और फोर्थ नंबर कार्बन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा गैलेक्टोस। क्लियर। ये हमारे पास में सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक्सोस शुगर होती है, ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल इसकी अगर अपन बात करते हैं, C=7, मैक्सिमम कार्बन इतने। C7 का फॉर्मूला कितना होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेप्टोस शुगर बोलते हैं। अगर फॉर्मूले की अपन बात करें तो C7H14 और O7। भगवान की दया से एल्डोस नाम की ऐसी कोई शुगर प्रेजेंट होती ही नहीं है। प्रेजेंट होती है हमारे पास में कीटोस शुगर। अब कीटो शुगर की अगर अपन बात करते हैं तो कीटो शुगर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है सेडो हेप्ट्यूलोस। तो एक ही नाम आपको ध्यान रखना है, 7 कार्बन की सिर्फ और सिर्फ कीटोनिक शुगर प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है, सीडो हेप्ट्यूलोस होती है। क्या इतनी बात क्लियर होगी आपको, सीडो हेप्ट्यूलोस क्या क्या चीजें होती है, क्लियर है। इसको फटाफट से देख लो फिर आगे चलते हैं।